वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एमएससी फाइनल ईयर के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जनरली ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो एमएससी फाइनल में एक सब्जेक्ट चलता है अपने ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जनरली उसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट और ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, ये भी अपने 50 मार्क्स का होता है, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड भी अपने क्या होता है 50 मार्क्स का होता है। यानी ओवरऑल ऑर्गेनिक सिंथेसिस 100 मार्क्स कवर करता है एमएससी फाइनल ईयर के सिलेबस का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में फर्स्ट जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, उसके अंदर अपन कौन कौन सी यूनिट्स अपन जनरली पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में अपने पास ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट पहली यूनिट आती है। ठीक है, सेकंड यूनिट ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, थर्ड यूनिट आती है रिडक्शन, फोर्थ आती है रीअरेंजमेंट, और फिफ्थ आती है मेटलोसेंस एंड नॉन एरोमेटिक एंड पॉली एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये जनरली 5 यूनिट्स अपन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में पढ़ते हैं। इसी टाइप से ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड में भी अपने पास 5 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट होती है अपनी डिस्कनेक्शन अप्रोच। सेकंड यूनिट होती है प्रोटेक्टिंग ग्रुप एंड वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ठीक है, ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये एक यूनिट को कवर करते हैं। तो पहली यूनिट हो गई अपनी डिस्कनेक्शन अप्रोच, दूसरी यूनिट हो गई इन दोनों को मिला के प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स और वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। थर्ड यूनिट होती है अपनी 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। फोर्थ यूनिट होती है रिंग सिंथेसिस। फिफ्थ यूनिट होती है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो जनरली इस टाइप से यहाँ 5 यूनिट होती है ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड में। अब देखिए नीड क्यों पड़ी ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जनरली अपने को बताती क्या है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो सेकंड है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखिएगा, आज तक अपन रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं, कोई मेरे पास कोई रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में। बीच में यहाँ रिएजेंट्स हो सकते हैं, सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, वो कंडीशन अलग बात है, हीट या फोटोकेमिकल कंडीशन, जो भी कंडीशन हो वो बात अलग है। लेकिन जनरली अपने पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। आज तक अपन ने ऐसे रिएक्शंस पढ़ी हैं, लेकिन अब अपन ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड में अपन वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी। अब अपन प्रोडक्ट से क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट से अपन बनाएंगे रिएक्टेंट। क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएंगे। वो सारा जो पांचों के पांचों यूनिट हैं वो यही कवर करेंगे, आपको यही बताएंगे कि किस टाइप से आप एक प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट बनाओगे। आई बात समझ में? ठीक है, यानी अपने को ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बस यही ध्यान रखना है, अपने को प्रोडक्ट दिया होगा, अपने को डायरेक्ट एक प्रोडक्ट मिलेगा और अपने को ये बताना पड़ेगा एक्चुअल में ये किन रिएक्टेंट से मिलकर बना हुआ है। यानी आपको उत्पाद मिलेगा और आपको बताना पड़ेगा कि क्रियाकारक क्या क्या हुए होंगे तब जाके ये उत्पाद बना होगा। और आज तक अपन ने क्रियाकारक की सहायता से अपन उत्पाद बनाए, लेकिन अब अपन उत्पाद की सहायता से, प्रोडक्ट की सहायता से अपन क्रियाकारक बनाएंगे, रिएक्टेंट बनाएंगे। तो इसे समझने के लिए देखिए मैं आपको कुछ अप्रोचेस बता रहा हूँ। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने के लिए जनरली देखिए, आप जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो तो आप जनरली एक सिंगल एरो का यूज करते हो। ठीक है, लेकिन जब अपन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अपन बनाएंगे, यानी मैं लिखूँ B+C से अगर मुझे A बनाना है तो यहाँ से मैं डबल लाइन एरो का तो यूज करता हूँ। किसका यूज करता हूँ? डबल लाइन एरो। ये तो पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया जब अपन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं तब। ठीक है, बनेगा कैसे, इंपॉर्टेंट बात तो ये है। डबल लाइन एरो लिखने से थोड़ी ना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया। बनाएंगे कैसे, कितनी डिफ़िकल्टीज़ अपने को राइज होंगी, वो दिक्कत अपने को सामना करना पड़ेगा उन दिक्कतों का। देखिएगा, जब प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट बनाते हो तो इसके लिए 2 अप्रोच बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? 2 अप्रोचेस बताई गई हैं। एक अप्रोच बताई गई जब आप इमेजिन करोगे, क्या करोगे, इमेजिन करोगे। ठीक है, और एक होती है अपनी रियल अप्रोच। क्या होती है? रियल अप्रोच। दोनों अप्रोच को यूज़ करके ही अपन देखिएगा, ना अकेले इमेजिन अप्रोच को काम में ले सकते हो आप, ना अकेले रियल अप्रोच को काम में ले सकते हो। दोनों अप्रोचेस को आपको मिलानी पड़ेंगी, दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके अपने पास कोई प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। अब इमेजिन अप्रोच क्या है और रियल अप्रोच क्या है? देखिएगा, इमेजिन अप्रोच के अंदर अपन एक टर्म्स पढ़ते हैं, डिश कनेक्शन। क्या पढ़ते हैं? डिश कनेक्शन। आई बात समझ में? और रियल अप्रोच के अंदर अपन पढ़ते हैं FGI। देखेंगे दोनों चीज़ें क्या है। FGI का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ये भी सीखेंगे क्या है। देखिएगा, पहले अपन बात करते हैं डिस्कनेक्शन की। जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हो तो आपके पास जो इमेजिन अप्रोच होगी वहाँ आप एक्चुअल जो काम करते हो वो करते हो डिस्कनेक्शन।
डिस्कनेक्शन से मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट के जो बॉन्ड्स हैं या प्रोडक्ट्स में जो भी एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको आप तोड़ रहे हो, एक इमेजिन टाइप से, एक इमेजिन करके आप उन बॉन्ड्स को आप तोड़ रहे हो, जिनकी कोई रियल अप्रोच नहीं है, आप सिर्फ इमेजिन करके आप उन बॉन्ड्स को तोड़ोगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डिस्कनेक्शन कैसी कि इमेजिन अप्रोच है, तो आप उसको क्या करोगे कि इमेजिन करके आप उस बॉन्ड्स को आप तोड़ोगे। ठीक है, अपन ने तोड़ तो दिया, इमेजिन कर लिया और अपन ने तोड़ दिया, तो आपके माइंड में आ रहा होगा जब भी अपन बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो अपने पास कैसी स्पीसीज मिलती हैं, हमें मिलती हैं आयनिक स्पीसीज। कैसी स्पीसीज मिलती हैं अपने पास, आयनिक स्पीसीज अपने को मिलती हैं, आयनिक प्रजातियां अपने को मिलती हैं, ठीक है। डिस्कनेक्शन से अपने को मिल गई आयनिक स्पीसीज, और यही जो आयनिक स्पीसीज होती हैं, देखिएगा डिस्कनेक्शन भी एक इमेजिन अप्रोच है, तो ये आयनिक स्पीसीज जो बनी ये भी तो एक इमेजिन ही होंगी ना। जब आप डिस्कनेक्शन कर रहे हो यानी बॉन्ड्स को आप प्रोडक्ट के बॉन्ड्स में जो भी बॉन्ड्स हैं उनको आप एक इमेजिन करके आप तोड़ रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, तो वो प्रोसेस जब इमेजिन है, एक इमेजिनेशन है, तो उनसे बनने वाली जो आयनिक स्पीसीज होंगी वो भी तो क्या होंगी, इमेजिन ही होंगी, एक तरह से इमेजिनेशन ही वो होंगी। तो ये जो आयनिक स्पीसीज हैं यही मेरी कहलाती हैं, इन्हीं को एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है सिंथोन। क्या नाम दिया गया है, सिंथोन, ये बात ध्यान में रखिएगा, आई बात समझ में। इनको नाम दिया गया है सिंथोन, कब, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड में इनको नाम दिया गया है सिंथोन। यानी जनरली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाने पर अगर आप कोई इमेजिनेशन अप्रोच का सहारा लेकर आप वहाँ डिस्कनेक्शन करवा रहे हो, यानी इमेजिन तौर पर आप बॉन्ड्स को ब्रेक करवा रहे हो, तब बनती है आयनिक स्पीसीज। जनरली आयनिक मतलब कैटायनिक और एनायनिक, धनायन और ऋणायन, ठीक है। तब जो स्पीसीज बनती हैं ये कैटायन ऋणायंस, धनायन ऋणायन जो बनते हैं इन्हीं को अपन बोलते हैं सिंथोन्स। क्या बोलते हैं, सिंथोन। ये तो बात हो गई इतनी एक बेसिक लेवल की। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने पर जब अपन जाते हैं रियल अप्रोच पर। रियल अप्रोच में अपन जिस चीज़ का सहारा लेते हैं वो होती है FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। यानी प्रोडक्ट जो भी आपको प्रोडक्ट दिया हो और उस प्रोडक्ट में ऑब्वियस बात है फंक्शनल ग्रुप्स तो प्रेजेंट होंगे ही, ठीक है। उस प्रोडक्ट में जब फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो उनमें एक फंक्शनल ग्रुप को जब आप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करोगे वही प्रोसेस आपकी कहलाती है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। समझ गए, मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अपन प्रोडक्ट के फंक्शनल ग्रुप्स को अपन दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि अपने को क्या मिल जाए, रिएक्टेंट मिल जाए। एक्चुअली पता तो चले कि कैसे रिएक्टेंट बना। जैसे मैं जनरली बात करूँ, आप ऑक्सीडेशन करते हो एल्कोहल्स का तो आपको एल्डिहाइड कीटोन्स मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बात बोल दूं कि मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं और आप इसे अल्कोहल बना सकते हो, तो आप क्या प्रोसेस करोगे, आप ऑब्वियस बात है आप एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करोगे, ठीक है, रिड्यूस करोगे उनको, ठीक है, रिड्यूस करोगे तब जाके आपको एल्कोहल्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, एक्चुअल में आप जब एल्डिहाइड कीटोन से जब आप एल्कोहल बना रहे हो तो आप उस कीटोनिक जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप में आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो वहाँ भी क्या है, एक तरह से फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन ही तो रहा है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होना, बदलना ही क्या है, FGI है। कौन से फंक्शनल ग्रुप, जो प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियस बात है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट बनाना पूरी ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड में, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अपन क्या अप्रोच लगा रहे हैं, पूरी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अपन यही अप्रोच लगा रहे हैं कि कैसे एक आप प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही सब अपन सीखते हैं पूरी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ठीक है। जनरली सारी चीज़ें सीखने के बाद अपन अपनी मेन अप्रोच पे आते हैं कि डिस्कनेक्शन अप्रोच में आप कौन कौन सी नई नई चीज़ें सीखते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डिस्कनेक्शन अप्रोच। तो चलिए डिस्कनेक्शन अप्रोच, और इसी को नाम दिया जाता है रेट्रोसिंथेसिस या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, ठीक है। इन सभी टर्म्स को अपन देखेंगे। देखिए डिस्कनेक्शन अप्रोच वर्ड आए या फिर आपके पास वर्ड आए रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, मतलब आपको यही समझना है, रेट्रो नाम वर्ड आएगा, रेट्रो मतलब रिवर्स है एक तरह से, ठीक है। किसी चीज़ में अपन वापस जाएं, उल्टी तरफ जाएं अपन, वही है अपना रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, ध्यान रखिएगा। और डिस्कनेक्शन अप्रोच का यहाँ अपन सहारा लेते हैं, साथ में अपन FGI का भी सहारा लेते हैं, दोनों चीज़ों को सहारा लेते हैं, तभी इनका पूरा नाम जो है वो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है, रेट्रोसिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक एनालिसिस क्या होता है, सिंथेटिक एनालिसिस होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना,
और तो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना, ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहाँ कुछ टर्म्स का मैं यूज करूँगा, जिन टर्म्स अपने पूरी मैं कहूँ ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड में काम आने वाली है, हर जगह अपन यहाँ पे यूज करेंगे। पहला आ रहा है टारगेट मॉलिक्यूल। देखिएगा मैं आपको यहाँ पे पूरी थ्योरीज नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं लैंग्वेज बोलूँगा, आपको साथ साथ में लिख लेना है, ठीक है, साथ में उनका मतलब भी मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। जनरली इतना टाइम नहीं है, जनरली 1 मंथ में 35 या 30 डेज़ के अंदर मैं आपकी 3 यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड की, ठीक है। पर्टिकुलर डेली वीडियोस आएंगे फॉर एमएससी फाइनल ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ताकि जब भी आपके एग्ज़ाम हो आप थोड़ा पहले से प्रिपेयर हो और कुछ और, या फिर जो भी नए स्टूडेंट्स जो एमएससी फाइनल में हैं वो भी सीख लेंगे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नोट साथ साथ बनाते चलिएगा, जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो आप लिखते चलिएगा, ठीक है, मतलब आपको उनका साथ साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला अपना आ रहा है टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल से मतलब होता है द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड, यानी जो मॉलिक्यूल आपको सिंथेसाइज्ड करना है। टारगेट मॉलिक्यूल जनरली क्या है, आप यही मानिए टारगेट मॉलिक्यूल मतलब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्या अपने पास टारगेट मॉलिक्यूल से मतलब क्या होता है, अपना प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कह सकता हूँ कि मैं प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अपना टारगेट मॉलिक्यूल है, बिल्कुल उसी को अपन बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। जो अपना प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होगा वही अपना क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल। उसी से अपन क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड पॉइंट आ रहा है डिस्कनेक्शन। सेकंड जो टर्म आ रही है वो आ रही है डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन क्या होता है, डिस्कनेक्शन है एन इमेजनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करस्पॉन्डिंग टू द रिवर्स ऑफ ए रियल रिएक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, एन इमेजनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करस्पॉन्डिंग टू द रिवर्स ऑफ ए रियल रिएक्शन। मतलब क्या है, कोई भी वास्तविक जो विक्रिया है, ठीक है, उसकी जस्ट उल्टी होती है ये विक्रिया, और वहाँ अपन क्या करते हैं, बॉन्ड्स का एक इमेजिन तौर पे अपन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। वैसे भी डिस्कनेक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया, जनरली डिस्कनेक्शन होता क्या है, ठीक है। डिस्कनेक्शन क्या है कि प्रोडक्ट से जब अपन रिएक्टेंट बनाते हैं तो वहाँ अपन क्या करते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं इमेजिन तौर पर, ठीक है, इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग अपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। अब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर ड्यूरिंग रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। मतलब रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस जो आप कर रहे हो, देखो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए अपन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो जब रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस अपन कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में कन्वर्ट होते हैं, वही प्रोसेस अपनी क्या कहलाती है, FGI कहलाती है। नेक्स्ट टर्म है अपने पास रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और डिस्कनेक्शन अप्रोच किसे कहते हैं, जनरली छोटी डेफिनेशन से पूछी जाती हैं। तो देखिएगा क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए टारगेट मॉलिक्यूल इनटू अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल बाय डिस्कनेक्शंस एंड फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। मतलब क्या कह रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे हो, यानी तोड़ रहे हो। टारगेट मॉलिक्यूल मतलब प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल को आप तोड़ रहे हो, साथ में ही आप प्राप्त कर रहे हो स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल से मतलब आप रिएक्टेंट प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, बाय डिस्कनेक्शन एंड FGI अप्रोचेज। डिस्कनेक्शन और FGI अप्रोचेस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपना टारगेट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर रहे हो और प्राप्त कर रहे हो अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल्स या कहूँ रिएक्टेंट्स को आप प्राप्त कर रहे हो। नेक्स्ट टर्म है रेट्रोसिंथेटिक एरो। रेट्रोसिंथेटिक एरो क्या होता है, रेट्रोसिंथेटिक एरो एक डबल लाइन एरो होता है, कुछ नहीं है, मतलब कि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हो तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, डबल लाइन एरो से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। सिंथोन क्या होता है, सिंथोन में मैंने आपको बता दिया है। सिंथोन क्या है, एन आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिस्कनेक्शन, यानी डिस्कनेक्शन से जो आपको एक आदर्श भाग मिलता है। आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट यानी एक आदर्श भाग मिलता है। आदर्श मतलब आदर्श कंडीशन कौन सी होती है, आइडियलाइज कंडीशन कौन सी होती हैं, जो पॉसिबल नहीं है, उसी को तो अपन आइडियल बोलते हैं, ठीक है। आइडियल कंडीशन मतलब जो संभव नहीं हो सके, एक इमेजिन एक मानी जाती है कि हाँ वो आदर्श कंडीशन होती है, एक आइडियल कंडीशन होती है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि एन आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट्स यानी एक आदर्श भाग होते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन से जो प्राप्त होने वाले आदर्श भाग हैं वही अपने सिंथोन हैं। और डिस्कनेक्शन से कैसे आदर्श भाग प्राप्त होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव प्राप्त होंगे भाई,
कैटायन और एनायंस प्राप्त होंगे, ये मैंने आपको पीछे बताया। और उन्हीं कैटायन एनायंस को अपन क्या बोलते हैं, सिंथोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो मेरी डेफिनेशन आ रही है, नेक्स्ट डेफिनेशन मेरी है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथेटिक इक्विवेलेंट जनरली क्या होता है, डेफिनेशन है इसकी, अ रियल केमिकल कंपाउंड, अ रियल केमिकल कंपाउंड ब्रैकेट में रिएजेंट कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ ए सिंथोन। मतलब जनरली मैं आपको बताऊं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी अपना प्रोडक्ट ही होता है, आप यही मान के चलिए, ठीक है। टारगेट मॉलिक्यूल या सिंथेटिक इक्विवेलेंट दोनों एक ही बात होती हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट भी अपना रियल कंपाउंड होता है, एक वास्तविक कंपाउंड होता है, ठीक है। अब उस वास्तविक कंपाउंड को जब आप ब्रेक डाउन करते हो, उसमें बॉन्ड तोड़ते हो डिस्कनेक्शन के थ्रू या फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के थ्रू, तो क्या होता है, आयनिक स्पीसीज बनती हैं, ठीक है, जो सिंथोन कहलाती हैं। तो एक्चुअल में सिंथेटिक इक्विवेलेंट से ही अपनी क्या बनती हैं, सिंथोन्स बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच जो सीखने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट अप्रोच जनरली है क्या, जनरली मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जैसे डिस्कनेक्शन रिएक्शंस होती हैं। जैसे अपन जनरली एक एग्जांपल की अगर अपन बात करें, जैसे मैं आपको कहूँ, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि एग्जांपल से, एग्जांपल से अपन कुछ नेक्स्ट अप्रोचेस सीखते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये मेरे पास क्या है, एक कोई कंपाउंड है, मेरे पास क्या है, एक कंपाउंड है, और इसका कंपाउंड कहूँ या फिर जनरली मेरा क्या है, एक टारगेट मॉलिक्यूल है, और इससे मुझे बनाना है कि किन रिएक्टेंट से मिलकर बना होता है। तो जनरली मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये कि किन से मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है। जनरली ये क्या है अपना, जनरली क्या है, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, एस्टर है भाई, क्या है, एस्टर ग्रुप नहीं दिख रहा आपको। मैं पूरा IUPAC नेमिंग वगैरह नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अपना एस्टर, आप ही ध्यान रखिए क्या है, एस्टर है। इससे मुझे मिल रहा है एक तो बेंजिल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, और एक मेरा मुझे क्या मिलेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। ये मेरा क्या है, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, और ये मेरा क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। नेमिंग आप देख लेना, मैं IUPAC नेमिंग की मेरी जो सीरीज़ है वहाँ पे आप इनकी नेमिंग वगैरह देख सकते हो, जो सॉरी कॉमन नेमिंग वगैरह है, कॉमन नेमिंग में मैंने इनको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। कॉमन नेमिंग आप देख सकते हो, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि इसका बेंजिल अल्कोहल नाम क्यों और इसका बेंजोइल क्लोराइड क्यों है। कॉमन नेमिंग में अच्छे से समझाया हुआ है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करके, तो वहाँ से आप देख सकते हो उनकी कॉमन नेमिंग। अब देखिए, टारगेट मॉलिक्यूल को अपने कन्वर्ट कर दिया एक्चुअल में रिएक्टेंट्स में, यानी कहूँ प्रोडक्ट को अपने कन्वर्ट कर दिया रिएक्टेंट्स में। यानी एक्चुअल में तो क्या रिएक्शन थी, एक्चुअल में तो बेंजिल अल्कोहल और बेंजोइल क्लोराइड आपस में रिएक्ट हुए और बन गया अपना प्रोडक्ट एस्टर। एक्चुअल में तो ये रिएक्शन थी, लेकिन क्वेश्चन अब आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, टारगेट मॉलिक्यूल जो कि ब्रेक डाउन होगा या जो अपने को क्या देगा, रिएक्टेंट्स देगा। ये जो एरो है, ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रेट्रोसिंथेटिक एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बात समझ में, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया, ये अपना टारगेट मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जब बने हैं, ये टारगेट मॉलिक्यूल से जो रिएक्टेंट्स बने हुए हैं, डायरेक्ट थोड़ी ना बन गए, बीच में कुछ और भी स्पीसीज बनी हुई होंगी, तो उन्हीं स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, सिंथोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। साथ में आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन आपको दिख रहा होगा। फंक्शनल ग्रुप पहले क्या था, एस्टर था, अब अपने को क्या मिल रहे हैं, देखिए, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, सॉरी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, यानी एस्टर फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो चुका है अल्कोहल में और अपना कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में। यही अपना फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा आपको, ठीक है। तो जनरली यही अप्रोचेस हैं, और इन अप्रोचेस से अपन अब आगे बढ़ते हुए अपन अपनी कुछ नेक्स्ट चीज़ें अपन सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास सामने एक छोटा सा कोई एग्जांपल अगर लूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास ये कोई टारगेट मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये कोई टारगेट मॉलिक्यूल है NH, यहाँ भी एक रिंग अटैच्ड है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो जनरली ये मेरा एक टारगेट मॉलिक्यूल मुझे दिया गया है, ठीक है, और उसका मुझे क्या करना है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करना है, और मुझे प्रोडक्ट्स वगैरह सॉरी इस टारगेट मॉलिक्यूल से मुझे क्या बनाने हैं, रिएक्टेंट्स बनाने हैं। तो जनरली ये तो मेरा एरो हो जाएगा, इस एरो का भी ध्यान रखिएगा आप, ये एरो क्या है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस
के लिए अपन इस एरो का यूज करते हैं और यही एरो लगा के ही आपको करना है। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट ये एरो कर दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसका यूज करोगे। अब बात आती है कि यहाँ अपन कैसे अप्रोच करें, कैसे अपन सीखें कि ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड बन चुके हैं, ये सब अपन कहाँ से सीखें, ठीक है। जनरली इस टारगेट मॉलिक्यूल का मैं आपको नाम नेमिंग वगैरह तो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है यहाँ पर। जनरली आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ जो आपको देखिए मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यानी आप फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में इंटर कन्वर्ट करोगे, ठीक है। यहाँ आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है इस टारगेट मॉलिक्यूल में, आपको दिख रहा होगा अपने पास ये फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है? एमाइड फंक्शनल ग्रुप मेरा ये है। यानी इस एमाइड फंक्शनल ग्रुप को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा अदर फंक्शनल ग्रुप्स में। कैसे कर सकते हैं, कहाँ से अपन ब्रेक डाउन करेंगे? सपोज अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूँ इस एमाइड फंक्शनल ग्रुप में को कार्बन नाइट्रोजन से, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूँ, ठीक है। जैसे मैंने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का ब्रेक किया तो यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, आप खुद सोचिए। यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? जनरली ये ग्रुप तो एज इट इज़ रहेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन नाइट्रोजन का जब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे? तो ऑब्वियस बात है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होंगे वो कहाँ से शिफ्ट होंगे? नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम है देन कार्बन, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? देखिए क्या कर रहे हो आप, वही तो अप्रोच कर रहे हो, डिस्कनेक्शन तो करवा रहे हो, इस फंक्शनल ग्रुप में ही डिस्कनेक्शन करवा रहे हो आप, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हो, ठीक है। एक इमेजिनरी ब्रेकिंग ही तो होती है। एक इमेजिन तो अपन ने किया है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, और जिस एटम की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इस सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे? इस नाइट्रोजन की ओर अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। तो जनरली मैं यहाँ पे लिख दिया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज, डेल प्लस मैंने लिखा है। साथ में ही यहाँ इस कंपाउंड पे जो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस नाइट्रोजन पे कैसा आ जाएगा? आंशिक नेगेटिव चार्ज। ये आपको दिख रहा होगा सिंपल अप्रोचेस के थ्रू। यहाँ तक तो आपको जनरली ये चीज़ दिख गई, ठीक है। ये आपने क्या बना दिया एक्चुअली में? ये आपने बना दिए हैं सिंथोन्स। क्या बना दिए हैं? सिंथोन्स आपने बना दिए। सिंथोन्स क्यों बोल रहा हूँ मैं इनको सिंथोन्स? क्योंकि आपने जब डिस्कनेक्शन करवाया, इमेजनरी बॉन्ड्स को ब्रेक करवाया, ठीक है, तो आपको कैसी स्पीसीज मिली? आपको आयनिक स्पीसीज मिल रही है कि नहीं मिल रही? और इन्हीं आयनिक स्पीसीज को मैं क्या नाम देता हूँ? इन्हीं आयनिक स्पीसीज को अपन कहते हैं सिंथोन्स। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इन्हीं आयनिक स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं? सिंथोन्स अपन नाम देते हैं। अब नेक्स्ट जो अपन चीज़ सीखेंगे वो क्या है? सिंथोन्स अपन ने बना लिया, और यही सिंथोन्स क्या करते हैं एक्चुअल में? आयनिक स्पीसीज बन चुकी हैं। अब सपोज अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है? प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, सॉरी मुझे यहाँ से रिएक्टेंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर इस आंशिक पॉजिटिव वाली जगह कोई मैं नेगेटिव स्पीसीज अटैच कर दूँ सपोज, और इस नेगेटिव वाली स्पीसीज पर कोई पॉजिटिव वाली चीज़ अटैच कर दूँ, क्योंकि प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। भाई यहाँ कार्बन क्या है? पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, तो कार्बन चाहेगा कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज आए, ठीक है, कोई ऐसी स्पीसीज आए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो नाइट्रोजन चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन किसी ऐसी स्पीसीज को दूँ जिसको इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? नीड है। किसी ऐसी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन दूँ जिसको क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की नीड हो। यानी यहाँ इस कार्बन पे आके जुड़ेगी कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वही तो इस कार्बन को आगे इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। और नाइट्रोजन पे कौन आगे जुड़ेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है, क्योंकि वही तो इस नाइट्रोजन पे आगे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, अधिकता है नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ आप खुद सोचिए, यहाँ आपको बस यही तो चीज़ है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। सेकंड आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ अपन क्या ग्रुप लगाएं और यहाँ कौन सा ग्रुप लगाएं। मैं आपको एक इमेजिन के तौर पे अगर बात करूँ, सपोज यहाँ अगर मैं HCl यूज़ ले लूँ, सपोज अगर मेरे पास HCl होता जो ब्रेक डाउन होके क्या देता? H+Cl- आयन, ठीक है। अब अगर मैं इस Cl- को यहाँ अटैच कर दूँ और इस H+ को यहाँ अटैच कर दूँ तो क्या कंपाउंड बनेगा जनरली? तो जनरली जैसे मैंने अटैच किया, यहाँ पर मुझे मिला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ मुझे मिला क्लोरीन, और यहाँ मुझे क्या मिला? यहाँ जैसे ही NH तो पहले से था, और इस नेगेटिव पे कौन आए जुड़ जाएगा? ये H+ आए जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NH2 हो जाएगा।
ठीक है। तो जनरली मुझे ये रिएक्टेंट्स मिले। ये कब मिले? जब मैंने सिंथोन्स पर कुछ ऐसे ग्रुप्स अटैच कर दिए, मेरी इमेजिनेशन से मैंने कुछ ऐसे ग्रुप्स अटैच कर दिए, जैसे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी थी, प्लस चार्ज था, तो इस पर मैंने कोई नेगेटिव जैसे Cl माइनस जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे एक H प्लस जोड़ दिया, क्योंकि H प्लस क्या है, हाइड्रोजन की कमी रखता है, H प्लस प्लस चार्ज है तो इस नेगेटिव पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये मैंने बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि HCl ही क्यों जोड़ा, HF भी जोड़ सकते थे, HBr भी जोड़ सकते थे, या फिर अदर कोई भी ऐसी स्पीसीज जो अपन चाहते तो वो अपन इस प्लस पे आगे जोड़ सकते थे, इस नेगेटिव पर वो प्लस वाली और अदर स्पीसीज भी जोड़ सकते थे। ये HCl ही क्यों जोड़ा? यही सब बातें अब आपको आगे सीखनी है कि अपन ने ऐसा ही क्यों किया, यही क्यों जोड़ा। लेकिन मेन इस चीज़ पर आप एक बार फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए इस पर। ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, अगर ये आप सीख गए तो आप ट्रस्ट में, आपको इस चीज़ में कोई जोर नहीं आने वाला, कोई जोर नहीं आने वाला। ये चीज़ तो आपके लिए बहुत बेसिक हो जाएगी। मेन क्या है, मेन यही है कि आप डिस्कनेक्शन कहाँ से करवाओगे, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। डिस्कनेक्शन आप कहाँ से करवा सकते हो। आप डिस्कनेक्शन यहाँ से क्यों नहीं करवाया आपने, ठीक है, आपने डिस्कनेक्शन यहाँ से क्यों नहीं करवाया? तो डिस्कनेक्शन यहाँ से बहुत सी जगह है जहाँ से आप डिस्कनेक्शन करवा सकते थे, करवाया क्यों नहीं? तो मेन रीज़न क्या है, आप डिस्कनेक्शन सीखो। अगर आपने डिस्कनेक्शन सीख लिया कि कहाँ से डिस्कनेक्ट करवाना है एक्चुअल में, तब कोई दिक्कत की बात नहीं होगी अपने लिए। उसके लिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं। क्या होती हैं? गाइडलाइंस होती हैं। कुछ गाइडलाइंस कहूँ या कुछ रूल्स कहूँ, उन गाइडलाइंस और रूल्स को अपन फॉलो करते हुए अपन अपने सारे रूल्स देख लेंगे और फिर अपन सीख जाएंगे कि कहाँ से एक्चुअल में डिस्कनेक्शन होता है। अपने पास जब अपन एग्जांपल्स करेंगे तब अपने आप सीख जाएंगे कि हाँ, यहाँ अपने को यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाना है किसी बॉन्ड को, ठीक है। तो यहाँ ये करवाने का पर्पज़ यही है कि आप ये चीज़ सीखो कि जैसे बॉन्ड डिस्कनेक्ट से जो आयनिक स्पीशीज बनती हैं वो मेरी क्या कहलाती हैं, सिंथोन्स कहलाती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये बात समझ में। जनरली आप जो बॉन्ड ब्रेकिंग करवाते हो वो दो एटम्स के बीच में तो करवाते ही हो, लेकिन उन दो एटम्स में भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन का ही बॉन्ड ब्रेक करवाया तो कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा ये सिंगल बॉन्ड भी है। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है, ईजी होता है, कम एनर्जी देनी पड़ती है बजाय डबल बॉन्ड की। क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी तो क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ तो डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ तो बॉन्ड आपको अपने को पहले तोड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा आसान होता है देन डबल बॉन्ड में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब तो एक बेसिक टर्म्स हैं। इनके जो एक्चुअल रूल्स हैं, एक्चुअल जो गाइडलाइंस हैं वो अपन सीखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ 1-2 एग्जाम्पल और करवाता हूँ जहाँ भी अपन क्या करते हैं, सिंथोन्स वगैरह सीखते हैं कि और कैसे कैसे सिंथोन्स अपन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई क्लोरीन अटैच है, ठीक है, यहाँ भी एक क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैच है, देन ऑक्सीजन, यहाँ पे COOH कोई ग्रुप अटैच। ये मेरे पास क्या है, कोई टारगेट मॉलिक्यूल मुझे दिया हुआ है, ठीक है। जनरली इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, IUPAC नेमिंग बता रहा हूँ, कैसे नेमिंग करते हैं। ये तो मेरा क्या है, मैन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। आपको इधर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से अपन इसे एरोमेटिक रिंग पर क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। और 2 और 4 पोजीशन पे क्या जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको नाम क्या दिया जाता है, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या नाम दिया जाता है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो जनरली नेमिंग से बेटर है कि आप इसकी डिस्कनेक्शन अप्रोच सीखो, क्योंकि डिस्कनेक्शन अप्रोच ज़रूरी है। हाँ, कई बार ये भी होता है आपको IUPAC नेम दे दिया जाता है और उसका डिस्कनेक्शन अप्रोच पूछ लिया जाता है, उसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस पूछ लिया जाता है। तो आपको नेम से स्ट्रक्चर बनानी भी आनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। और स्ट्रक्चर दी हुई फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कैसे करवाएं, कहाँ से डिस्कनेक्ट करवाएं। तो वही मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, आप बॉन्ड्स को ब्रेक करना सीखो, ठीक है। आप क्या करो, बॉन्ड्स को ब्रेक करना सीखो। कहाँ से अपन बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जनरली मैं आपको बताऊँ तो 2-3 अप्रोचेज होती हैं, 2-3 अप्रोचेज होती हैं। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप सिंथोन्स है, ठीक है, ये जो आपने सिंथोन्स बनाए हैं, इन सिंथोन्स मतलब जो आयनिक स्पीसीज बन गई, अब इन आयनिक स्पीसीज पर जब आप क्या कर लेते हो, कोई एटम्स अटैच कर देते हो, ठीक है,
जैसे यहाँ पे कार्बन पे अपन ने जोड़ दिया कोई क्लोरीन एटम, ठीक है, और इस नाइट्रोजन पे अपन ने जोड़ दिया कोई हाइड्रोजन एटम। तो जैसे ही अपन इन आयनिक स्पीसीज से अपन एक न्यूट्रल स्पीसीज बना लेते हैं, बन गई ना आयनिक स्पीसीज से एक न्यूट्रल स्पीसीज, या कहूँ एक रिएक्टेंट मिल चुके हैं, तो यही अपने क्या कहलाते हैं, यही अपने कहलाते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहलाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये अपने क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। मतलब सिंथोन्स जो कि एक आयनिक स्पीसीज हैं, उन, ठीक है, उन आयनिक स्पीसीज से जब आप एक न्यूट्रल स्पीसीज बना लेते हो, उन पर कुछ ग्रुप्स या एटम्स अटैच करके, उन पर कुछ ग्रुप्स और एटम्स अटैच करके, उन आयनिक स्पीसीज पर जब आप ग्रुप्स और एटम्स अटैच करके जब आप एक न्यूट्रल स्पीसीज बना लेते हो, तो वही अपना क्या कहलाता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, या फिर इसको अपन नाम भी दे सकते हैं क्या, रिएक्टेंट भी अपन नाम दे सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। वहाँ थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था। टारगेट मॉलिक्यूल अपना सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं होता है, अपना सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है रिएक्टेंट, ठीक है, एक रियल स्पीसीज, ठीक है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होती है, अपनी एक रियल स्पीसीज होती हैं जो एक्चुअल में रिएक्टेंट्स होती हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। जो किन से बनेंगी, सिंथोन्स जो आयनिक स्पीसीज होती हैं, उन पर कुछ ग्रुप्स अपन या एटम्स अपन अटैच कर देते हैं और उनको न्यूट्रल बना देते हैं, उन्हीं स्पीसीज को अपन बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब बात आती है यहाँ टारगेट मॉलिक्यूल अपने को दिया हुआ है, इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करवाना है, तो अपन बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करेंगे। जनरली यहाँ बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा क्या है, अपना फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा। अब इसमें आपको डिस्कनेक्शन करवाना है, अपन ने डिस्कनेक्शन सपोज यहाँ से करवा दिया अपन ने डिस्कनेक्शन, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाया, क्या कंपाउंड बन जाएगा, Cl, ये मेरा ऑक्सीजन। देखिएगा आप ये बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन का, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, साथ में क्या बन जाएगा, एक कार्बन जो यहाँ कार्बन, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस टाइप की क्या बनती हैं, ये आयनिक स्पीसीज बनती हैं, या कहूँ ये जो अपने हैं दोनों स्पीसीज ये अपने क्या हैं, सिंथोन्स हैं, ठीक है। और इन सिंथोन्स जो आयनिक स्पीसीज बनी हैं, किसके डिस्कनेक्शन से बनी हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के डिस्कनेक्शन से, ठीक है। डिस्कनेक्शन लिखने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन लिख दिया और ये एरो लगा दिया। एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बनी हुई आयनिक स्पीसीज क्या है, मेरी सिंथोन्स। अब यहाँ आप कुछ स्पेसिफिक एटम अटैच कर दो, जैसे यहाँ भी कोई एटम अटैच कर दो, ठीक है, तब जो स्पीसीज बनती है न्यूट्रल स्पीसीज ही बनेगी, उन पर कोई चार्ज थोड़ी ना होगा, ठीक है। जैसे इस नेगेटिव पे आपने जोड़ दिया, सपोज हाइड्रोजन जोड़ दिया, और इस पॉजिटिव पे आप मान लो कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी एटम आपने अटैच कर दिया, तब वो आयनिक थोड़ी ना रह जाएंगे, आयनिक नहीं रहेंगी, ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज बन जाएंगी, या कहूँ एक्चुअल में अपने को रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे। इन सिंथोन्स पर जैसे आप कोई एटम्स अटैच करोगे, ठीक है, तब जो बनने वाले स्पीसीज होंगी वही अपना क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, या फिर वही अपने क्या हो जाएंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक्चुअल रिएक्टेंट्स वो होते हैं, या उनको एक्चुअल रिएजेंट भी नाम दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मेन चीज़ यही थी आपको सिंथोन्स या उन डेफिनेशंस के बारे में अभी बताना कि एक्चुअल में क्या होता है सिंथोन्स, क्या होते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और क्या होता है टारगेट मॉलिक्यूल, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वही सब बताना था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कुछ स्पेसिफिक सिंथोन्स, ठीक है,